सो हे गाइस, टेल्स ऑफ हर्टिंग गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि जब चिन्मू ने चीफ के द्वारा बताए गए तरीके से अपने कल्टीवेशन को करना शुरू कर दिया था, तो वाकई में उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो गई थी। और साथ ही साथ चिन्मू के ग्रैंडपा जो उसकी ट्रेनिंग को करवाते हैं हर रोज ही, उसकी वजह से चिन्मू की बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी थी। उसको अपने अंदर से ये फील होने लगा था कि हाँ, जैसे कि वो ताकतवर बन चुका है। अपनी बॉडी के अंदर छुपी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी वो यूज तो नहीं कर सकता था, लेकिन वो फील तो जरूर कर सकता है कि हाँ, उसकी बॉडी में कुछ तो है जो कि नया आ चुका है। बस अब उसके मन में एक ही सवाल होता है कि इसके आगे उसको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, क्योंकि तभी जाकर पूरी तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है उसकी इमोर्टल बॉडी को और कल्टीवेशन को भी। जिन सवालों के बारे में वो हर रोज, हर वक्त और हर पल ही सोचता है। जिस मोमेंट पर तभी उसको चिल्लाते हुए बुलाने लगती है ग्रैंडमा, जिससे कि चिन्मू तुरंत ही उछलते कूदते पहुंच जाता है अपनी ग्रैंडमा के पास में। ये बताने लगता है कि यही वो ग्रैंडमा है जो कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से ही पाला है, हमेशा ही मेरा ख्याल भी रखा। लेकिन उनके मूड स्विंग्स इतने ज्यादा होते हैं कि कोई भी उन्हें ठीक तरीके से समझ नहीं पाया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो। कभी कभी उन्होंने गाँव वालों के लिए डॉक्टरी का भी काम किया, यहाँ तक कि कभी कभी तो वो लोगों के लिए मर्चेंट भी बन जाती है। सच में ये सोचने वाली बात होती है कि आखिर ये ओल्ड लेडी इतना सब कुछ कैसे ही कर लेती है। इसी वजह से चिन्मू को ऐसा लगने लगता है कि जरूर से ग्रैंडमा के पास में कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में आज तक उसे पता नहीं लग पाया। उनके पास में उनकी एक ऐसी मिस्टीरियस साइड होगी जो शायद वो कभी किसी को बताना नहीं चाहते। जहाँ पर तभी ग्रैंडमा चिन्मू को अपने साथ गांव से बाहर की तरफ ले जाने लगती हैं और उससे ये कहती हैं कि चलो चिन्मू, अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि जो एक अच्छा और असली दर्जी होता है वो क्या कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या होती है, उसकी एबिलिटीज क्या होती है। चिन्मू कहने लगता है कि मैंने आपको हमेशा ही सुइयों को यूज करते हुए देखा है, इसका मतलब तो यही होगा कि आपकी एबिलिटी है कपड़ों को सिलना। ग्रैंडमा बताने लगते हैं कि चिन्मू, आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल ड्रेस को बनाया है जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी। ये दोनों ही चलते हुए जंगल साइड में पहुंच जाते हैं। ग्रैंडमा चिन्मू को ये बता रही थी कि देखो, इस दुनिया में पाए जाने वाले हर एक क्रिएचर के पास में उनके दो तरीके के कपड़े होते हैं, और कपड़ों का मतलब केवल कपड़ों से ही नहीं है, बल्कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ बाहरी आवरण के बारे में। जैसे कि किसी भी जीव का शरीर बना होता है सोल, एनर्जी और ब्लड से, जिससे कि उनकी बॉडी अच्छे शेप और साइज में आ जाती है। अगर मैं दूसरे आवरण की बात करूँ तो वो होता है शरीर से बनने वाली एक शैडो, जो कि हमेशा हर पल हर वक्त हमारे ही साथ में चलती है। जैसे तुम धूप में देख सकते हो, पानी में देख सकते हो, किसी भी उजाले में देख सकते हो। लेकिन ये सारी की सारी बातें चिन्मू के ऊपर से जा रही थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि चिन्मू, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ इसी तरीके के ही चीजों को बनाने वाली हूँ, एंड आई होप सो कि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएंगे। जिसके बाद वे दोनों ही छुप कर देखने लग जाते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल डियर को, जो कि इस डांजू में पाई जाने वाली एक स्पिरिचुअल डियर होती है। चिन्मू यहाँ पर जैसे ही कुछ आवाज निकालने वाला था तो ग्रैंडमा उसको शांत करा देती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके सामने जो ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल डियर थे उसको तुरंत ही पता लग चुका होता है आसपास के वातावरण के बारे में। इसीलिए वो अपनी एक खास तरह की कैपेबिलिटी को यूज करती है जो कि होती है इनविजिबल होना, और वो इनविजिबल होकर वहीं पर ही छुप जाती है। तभी ग्रैंडमा चिन्मू से ये कहने लगती है कि सबसे पहले तुम्हें सीखना होगा किसी की भी सोल को कैद करना, जो कि उसकी रियल सोल नहीं होगी बल्कि होगी शैडो सोल। इसके लिए ग्रैंडमा अपनी पावर्स को यूज करने लगती हैं और कैद कर लेती हैं उस डियर की परछाई को, जिसकी वजह से वहां पर जो रियल में डियर होती है उसकी बॉडी एकदम फ्रोजन हो गई थी। चिन्मू उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। ग्रैंडमा बताने लगती है कि मैंने अपनी पावर्स की मदद से इसकी पूरी बॉडी को ही रोक के रख दिया है। इसकी रियल बॉडी के ऊपर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, बस कंट्रोल है उसकी परछाई के ऊपर। चिन्मू कहने लगता है कि आपने परछाई को कंट्रोल किया, फिर आखिर इसकी ये रियल बॉडी कैसे रुक गई। जिससे कि ग्रैंडमा ये बताने लगती है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल्स को यूज करना जानती हूँ, जो कि शैडो के साथ साथ रियल बॉडी के ऊपर भी उतना ही ज्यादा इफेक्ट करती है। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ में ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे कि हेवन और अर्थ एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करके मैं अपने हिसाब से यूज भी कर सकती हूँ, जिसकी बॉडी की मदद से उन्होंने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया होता है उसी के क्लोन को। ग्रैंडमा ये बताने लगते हैं कि तुम इस क्रिएचर का यूज कर सकते हो अपने लिए, और जो मैं तुमसे अभी बाहरी आवरण के बारे में बात कर रही थी वैसे ही तुम इसका यूज कर पाओगे। जिन सारी की सारी चीजों के बारे में चिन्मू लिखते जा रहा था ताकि उसको सब कुछ याद रह सके। ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें ये ऐसे याद नहीं रहेगा। चिन्मू कहता है कि ठीक है, मैंने सब कुछ लिख लिया, अब मुझे अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर बाहरी आवरण को बनाते कैसे हैं, क्योंकि उसके लिए अब मुझे सबसे पहले उसकी बॉडी से शैडो को बाहर निकालना होगा, जिसकी फॉर्म जैसे है वैसे ही रहने देनी होगी, क्योंकि इसी शैडो की मदद से बनने वाला है तुम्हारे लिए एक आवरण। बस मुझे उसके चारों तरफ ही अपनी सुइयों को चुभोने की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पर ग्रैंडमा ने उस शैडो के
अंदर हजारों सुइयों को चुभो दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसा आवरण बन के तैयार हो चुका था जो कि देखने में लगता है सेम उसी डियर के ही जैसे। जो नजारा देख के चिन्मू भी कहने लगता है कि वाकई में ये तो लाजवाब है, सच में मेरी ग्रैंडमा के पास में भी मैजिकल पावर्स तो हैं। ग्रैंडमा बताने लगते हैं कि यही वो आवरण है जो कि हम टेलर बनाते हैं तुम जैसे लोगों के लिए, लेकिन इन क्लॉथ्स के अंदर बहुत ही ज्यादा खास तरीके की एबिलिटीज भी होती हैं। चिन्मू कहने लगता है कि आपने इसके शैडो का यूज कर लिया, अब आखिर इस डियर का क्या होगा? कि आप कभी भी इस डियर के पास में कोई शैडो नहीं होगी। ग्रैंडमा बताने लगती है कि मैं शैडोज को केवल थोड़े समय के लिए उधार ही लेती हूँ, क्योंकि अब उन्होंने जैसे ही अपनी नीडल को निकाला होता है वो डियर तुरंत ही दौड़ लगा के भाग जाती है। और साथ ही साथ वो ये भी कहने लगते हैं कि तुम जैसे ही इस आवरण को अपने ऊपर से उतारोगे, शैडो तुरंत ही अपने रियल मास्टर को ढूंढ के उसके पास में चली जाएगी, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में जरा सी भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस मोमेंट पर तभी अचानक से ही चिन्मू को अपनी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा एनर्जी फील होने लगती है। देख पाता है कि इसकी पूरी बॉडी ही चारों तरफ से एनर्जी से भर चुकी है और साथ ही साथ उसके चारों तरफ ही आवरण आ जाता है उसी डियर का। मानो ऐसे लग रहा था जैसे कि चिन्मू खुद ही बन चुका हो उसी डियर में, जो कि रिएक्ट और बिहेव भी कर रहा था उसी डियर के ही जैसे। जो चीजें देखकर चिन्मू बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, वो तो उछलने भी लगता है। वो यहाँ पर चारों तरफ ही अपने ग्रैंड माँ के कूद रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में ये लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तभी कुछ मास्टर्स आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि सोल को कैप्चर करना और अपने हिसाब से मोबिलाइज करना ये तो होती है हेवनली डेमोनिक पावर। शैडो को कैच करना और मैजिकल शैडो को बनाना ये स्किल तो होती है डेमोनिक। ऐसे मैजिकल स्पेल्स हर किसी के अंदर यूज करने की ताकत नहीं होती। जिन लोगों को अपने सामने देखकर चिन्मू कहने लगता है कि ग्रैंड माँ आखिर ये लोग कौन है और आखिर इन लोगों की आवाज इतनी दूरी से हमारे पास में कैसे आ सकती है। वो जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं उनमें से एक बंदा ये कहने लगता है कि डाजू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अजीब तो इतना ज्यादा कि कोई सोच भी नहीं सकता। हमें ये पता है कि डीमन सेक्ट वाले शरणार्थी कभी भी बाहर की दुनिया में रह नहीं पाएंगे, इसीलिए उनके पास में छुपने के लिए केवल एक ही जगह है और वो है डाजू। इनकी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि आखिर ये बंदे किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ग्रैंडमा डीमन सेक्ट से हैं और ना ही वो किसी डीमन सेक्ट वाले को जानती हैं। यहाँ तक कि वो तो सामने खड़े हुए इनमें से किसी भी बंदे को नहीं जानते थे। इसीलिए वो ये कहने लगते हैं कि आप जो भी हो, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देती हूँ कि मैं केवल एक नॉर्मल सी पर्सन ही हूँ। जो बात सुनने के बाद वो मास्टर कहने लगता है कि ऑर्डिनरी लोगों के पास में ऐसी सोल को फिक्स करने की पावर्स नहीं होती, लेकिन हम अपनी आंखों से ही देख चुके हैं कि तुम्हारी पावर्स कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। हम ये जानते हैं कि तुम एक डीमन हो और तुमने अपने ऊपर इंसानी आवरण को पहन के रखा है। हम लोग तुम्हारी इस ब्लड डीमन आर्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, किस तरीके से तुम लोग एनिमल्स की बॉडी में छुप सकते हो और बाहर भी आ सकते हो। मैंने कई सारे कैटल्स और शीप्स को देखा है डीमंस में बदलते हुए, जो कि यहाँ पर रहकर यहाँ की धरती को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि कुछ डेमोनिक बॉडीज को तो काट कर मार्केट में बेच भी दिया गया। हम ये जानते हैं कि तुम कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी पावर्स और तुम्हारा डीमन सेक्ट तुम्हें ऐसा करना सिखाता ही नहीं है। इसकी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडमा अच्छे तरीके से जान चुकी थी कि ये बंदे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो तुरंत ही चिन्मू से कहने लगते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस मेरी इस बात को याद रखना कि इस दुनिया के अंदर बहुत ही सारे ऐसे बीस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन स्किन कोड के रखा है और वो हमेशा तुम्हारी जान लेना चाहेंगे। चलो इन लोगों को हराते हैं और इन्हें इनकी असली औकात दिखाते हैं, जिसके बाद फिर ये लोग कभी भी ना तो हमें नुकसान पहुंचा पाएंगे और ना ही कभी भी कहीं भी झूठी अफवाहों को उड़ाएंगे। इस बात को चिन्मू मान जाता है और यहाँ से भागने के लिए भी तैयार हो जाता है। ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि मैं ये जानती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर आए हो लीजियांग सेक्ट से, लेकिन क्या तुम लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते नहीं हो कि हमने कभी भी लीजियांग सेक्ट के ऊपर हमला किया ही नहीं है। जिन्होंने भी आज तक हमसे टकराने की कोशिश की उनकी मौत बहुत ही बेरहमी के साथ में हुई, लेकिन क्या फिर भी तुम इतनी बड़ी गलती करना चाहोगे? जिससे कि वो मास्टर ये कहने लगता है कि हमारे किंगडम को हमारे लॉर्ड ओरिकल के द्वारा बनाया गया था, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा लीजियांग सेक्ट बन चुका था नंबर 1 इज वॉर्डजैक। यहाँ तक कि उनके पास में तो गॉड लेवल की भी पावर्स थे, इसकी वजह से वो जो चाहे वो कर सकते थे। और लॉर्ड ओरिकल ने ही हम लोगों से ये साफ साफ कहा है ये जो डाजू है इस जगह को छोड़ा है खुद गॉड्स ने ही। अगर इस रूइंस वाली जगह पे कभी भी कोई भी इंसान या डीमन दिख जाता है तो उनको बेरहमी के साथ में मार दो, क्योंकि यहाँ पर आना सभी के लिए वर्जित है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि तुम एक डीमन हो जिसने न सिर्फ हमारे लॉर्ड ओरिकल के हुक्म को तोड़ा है, बल्कि डेमोनिक आर्ट का यूज करते हुए और भी बहुत सी लोगों को परेशान भी किया होगा। और इतनी बड़ी गलती को कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता। हमें तो ये भी पता नहीं है कि तुमने ना जाने अपने इन पापी हाथों से कितने लोगों को जान से मारा होगा, जिन्होंने यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करना स्टार्ट भी कर दिया था। मुझे ये चीज देखकर कहने लगता है कि यानी कि ये लोग मेरी ग्रैंडमा को जान से मार देना चाहते हैं, लेकिन अभी इनमें से किसी को भी ग्रैंडमा की रियल पावर्स का जरा सा भी अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि सबसे पहले ग्रैंडमा अपनी नीडल्स का यूज करते हुए यहाँ के इन्वायरमेंट को क्लियर
क्लियर करती हैं और फिर वो चिन्मू से कहने लगते हैं कि देखो अब मैं इन लोगों के साथ में बिजी हो जाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जरा सी खरोंच भी आए। मैं जितने समय तक इन लोगों को उलझा के रखूंगी तब तक तुम्हें वापस अपने गाँव में ही पहुंचना होगा। इसी वजह से अब तुरंत यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। चिन्मू यहाँ से भाग तो रहा था लेकिन उसको चिंता हो रही थी अपनी ग्रैंड माँ की। वो जो बंदा होता है वो तुरंत ही अपने ली जियांग के 5 सन से ये कहने लगता है कि जल्दी से जाओ और उस डियर को पकड़ के लाओ, क्योंकि वो कोई एक आम बच्चा नहीं है, वो है एक डेविल किड। इसकी वजह से ये ली जियांग सेक्ट के फाइटर्स चले जाते हैं चिन्मू को रोकने के लिए। मास्टर ये कह रहा था कि इस बच्चे के सिर को काट के मेरे सामने लेकर आओ, जिसकी वजह से तुरंत ये सारे के सारे डिसाइपल्स चले जाते हैं चिन्मू पर हमला करने के लिए। इनकी पावर्स को देखकर ग्रैंड माँ तुरंत ही अंदाजा लगा लेती है कि इनमें से कोई भी कम नहीं है। इनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा है और उनका बैटल एक्सपीरियंस भी बहुत ही गजब का है। इसकी वजह से डेफिनेटली उन लोगों के पास में इतनी एबिलिटीज तो है कि वो चिन्मू को आराम से पकड़ सकते हैं। इनको रोकने के लिए जैसे ही ग्रैंड माँ ने अपनी नीडल्स का यूज करने की कोशिश की थी, उनके नीडल्स को रोकने के लिए भी और भी कुछ ओल्ड मास्टर्स आ जाते हैं, जो कि ये कहने लगते हैं कि सुनो ओल्ड डीमन, तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है हमारे सामने। जैसे कि ग्रैंड माँ भी कहने लगती है कि सुनो बुड्ढो, बहुत ही लंबा अरसा हो चुका है जब से मैंने अपनी ये बूढ़ी हड्डियां चटकाई नहीं है। अब क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं अपनी पावर से तुम लोगों की हड्डियों को चटका दूं? इसके बाद अब तुरंत ही अकेली ग्रैंड माँ फाइट करने लग जाते हैं इन 5 ओल्ड मास्टर्स के साथ में। और अब इसके अगले ही सीन में हमें जंगल के अंदर भागते हुए दिखाया जाता है चिन्मू को, जिसके पीछे ली जियांग के वो 5 ही डिसाइपल्स पड़े हुए थे। चिन्मू के पास में उसकी ये नई स्किन होने की वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन ये 5 ही डिसाइपल्स कुछ कम नहीं होते, उनके पास में पानी के ऊपर भी चल सकने की शक्ति थी, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही तेजी के साथ में चिन्मू का पीछा कर रहे थे। नजारा देखते ही चिन्मू कहने लगता है कि इन लोगों के पास में मेरे ग्रैंड पास के जैसे ही पावर्स है। इसी वजह से वो ये सोचने लगता है कि अगर वो नदी के किनारे ही भागता रहेगा तो डेफिनेटली पकड़ा ही जाएगा। इसी वजह से उसे अपने आप को बचाने के लिए जंगल का और थोड़ा सा कठिन रास्ता अपनाना होगा, जिससे कि तुरंत ही चिन्मू ने अपने रास्ते को बदल भी दिया था। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ की जो फाइट उन 5 ही ओल्ड मास्टर्स के साथ में चल रही थी, हम ये देख पाते हैं कि ग्रैंड माँ अकेले ही इन 5 मास्टर्स को टक्कर दे रहे थे, जो चीज काबिल तारीफ होती है क्योंकि ये 5 ही ओल्ड मास्टर्स बहुत ही ज्यादा स्किल ट्रेंड थे। इनका लीडर ये कहने लगता है कि सच में ये डीमन लेडी स्किल्स में काफी अच्छे तरीके से निपुण हो चुकी है, क्योंकि इनमें से कोई भी ओल्ड मास्टर अभी तक ग्रैंड माँ को टच भी नहीं कर पाया था। इसीलिए वो कहने लगता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इस डीमन की मौत चाहिए। इस फाइट से होने वाली पावर क्लैशिंग को देखकर चिन्मू सोचने लगता है कि सच में उसकी ग्रैंड माँ लोगों को रोक पाएंगे क्या, अभी भी वो ठीक होंगे। इसीलिए वो कहने लगता है कि उसे किसी भी हाल में जल्द से जल्द पहुंचना होगा ग्रैंड फादर्स के पास में। अब केवल वही लोग हैं जो कि मदद कर पाएंगे ग्रैंड माँ की। यहाँ पर तभी हम सामने काफी सारे डियर्स के एक झुंड को देख पाते हैं और पीछे से जो ये 5 डिसाइपल्स आ रहे थे वो भी बहुत ही तेजी के साथ में चिन्मू को पकड़ने ही वाले थे। चिन्मू को एक छोटा सा आइडिया आता है और वो इन्हीं 5 के बीच से ही होते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और जाने लगता है थोड़ा सा आगे। चिन्मू चलते कूदते इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि ये डिसाइपल्स पकड़ने ही वाले होते हैं चिन्मू को। लेकिन उसी वक्त चिन्मू भी एक जंप लगाकर पहुंच जाता है उसी झुंड के ही पास में, कि जब तक इस जगह पे ये 5 ही डिसाइपल्स पहुंचते हैं वो तो चौंक जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को चिन्मू के ही जैसे काफी सारे डियर नजर आते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि वो डेविल किड यहीं पर ही छुप गया होगा। इसकी वजह से उनमें से एक बंदा ये कहने लगता है कि अगर हमें उस लड़के को पकड़ना है तो इसके लिए हमें इन सभी के सभी डियर्स को जान से मारना होगा। इस मोमेंट पर ये सभी के सभी लोग अपने अपने वेपन्स को रेज करने लगे थे, जिसके अगले ही पल इन लोगों ने जैसे ही उन डियर के ऊपर अटैक करना शुरू किया था, केवल एक अटैक के साथ में उन डियर की मौत हो जाती है, जो नजारा देखने में सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि ये लोग यहाँ से एक भी डियर को भागने नहीं देते बल्कि उन्हें जान से मारने लगते हैं। वैसे कोई भी किसी भी डियर के ऊपर जरा सा भी रहम नहीं दिखाता। ये लोग तो इन डियर को ऐसे मारने लगते हैं जैसे कि ये उनके लिए कुछ भी ना हो। इस तरीके से कत्लेआम मचा दिया था जैसे कि इन लोगों के अंदर दिल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक डियर की मौत होती जा रही थी इनकी आंखों के ही सामने, जहाँ पर हम बीचों बीच देख पाते हैं चिन्मू को। ये कहने लगता है कि आखिर ये कैसे डेविल लोग हैं जो कि किसी की जान को जान नहीं समझते। तुम लोग तो क्रिएचर्स को मार रहे हो, अब मुझे बताओ जरा कि आखिर असली डेविल कौन है। जहाँ से चिन्मू तुरंत ही उन सभी के सभी स्लैशिंग अटैक्स को डॉज करते हुए भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन भागने की वजह से चिन्मू को भी जरा सी चोटें लगते जा रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों को पता चल चुका था कि यही है वो असली डियर। इसलिए ये लोग तुरंत ही उसे के पीछे ही भागने लगते हैं चिन्मू को पकड़ने के लिए और उसको जान से मारने के लिए। इस टीम में जो वॉरियर गर्ल होती है अब वो यहाँ पर यूज करने लग जाती है अपनी स्वॉर्ड को, जिसके पास में एक खास तरीके की एबिलिटी होती है अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की। अपनी स्वॉर्ड की मदद से काफी सारे हमले पर हमले करते जा रही थी उस डियर यानी कि चिन्मू के ऊपर। इसकी पावर को देख के चिन्मू भी शॉक हो जाता है कि आखिर किसी के पास में ऐसी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की पावर कैसे हो सकती है। मानो ऐसे लग रहा था जैसे कि
उसकी स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही हो और वो असल में अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करती है एक थ्रेड की मदद से, जो कि कोई नॉर्मल थ्रेड नहीं होता बल्कि एक्चुअली में होता है फिलामेंट, जिसकी वजह से चिन्मू जैसे ही थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ था उन बंदों ने उसके ऊपर हमला भी कर दिया था। यहाँ तक कि अब तो ये लोग चारों तरफ से ही चिन्मू को घेर चुके थे। चिन्मू देखने लगता है कि इन लोगों ने बेवजह उन बेचारे बेकसूरों की जान ले ली। इस मोमेंट पर ये लोग दोबारा से अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे चिन्मू के ऊपर, जहाँ से चिन्मू अपने आप को बचाने के लिए अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज कर रहा था। ये सोचने वाली बात होती है कि ये पांच मिलकर एक छोटे से बच्चे को नहीं पकड़ पा रहे थे। अभी चिन्मू को इस बात का रियलाइज हुआ था कि हाँ भले ही ये डियर की बॉडी फास्ट तो है लेकिन उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है जितनी की उसकी खुद की बॉडी है, क्योंकि काफी सारे हमले होने की वजह से ये डियर की बॉडी इंजर्ड भी हो चुकी थी। इसीलिए चिन्मू सोचने लगता है कि अब उसको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। जिस मोमेंट पर अब वो वॉरियर गर्ल उसके सामने आ जाती है जो कि यूज कर रही थी अपनी स्वॉर्ड को। इसने चिन्मू के ऊपर एक इतना ज्यादा खतरनाक स्लैशिंग अटैक किया था कि वो उस डियर की बॉडी को बीच से चीर कर रख देती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके अंदर एक रियल इंसान की बॉडी छुपी बैठी है, क्योंकि चिन्मू तुरंत अपने उस बाहरी आवरण को छोड़ के यहाँ से तेजी के साथ में भागना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो वॉरियर गर्ल चिन्मू को छोड़ने वाली नहीं थी। वो अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही तेजी के साथ में हिट करती है चिन्मू के ही ऊपर, जो हिट होने की वजह से इन लोगों को लग रहा था कि उन लोगों ने सच में मार ही दिया है उस बच्चे को, लेकिन चिन्मू ने अपने रिफ्लेक्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से खुद को बचा लिया था। इसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ से और भी तेजी के साथ में भागना शुरू कर देता है, जहाँ पर तभी वो वॉरियर गर्ल ये कहने लगती है कि अब मैं ज्यादा समय तक अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। वो समझ जाता है कि यानी कि वो जो थ्रेड है वो एक्चुअली में बना हुआ था उसी लड़की की ही स्पिरिचुअल पावर की मदद से। इसके साथ ही से ये कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास में एक्सट्रीमली एडवांस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की स्किल्स है, लेकिन कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि तुम एक छोटे से बच्चे को भी इंजर्ड नहीं कर पाई हो। आखिर तुम इस बात का अपने जूनियर्स को क्या ही जवाब दोगी। इसकी वजह से उस वॉरियर गर्ल का ईगो हर्ट हो चुका था। वो अपने साथी से कहती है कि अपनी सारी की सारी स्वॉर्ड्स मुझे दे दो। सभी के सभी स्वॉर्ड्स को अब वो एक ही बार में कंट्रोल करने लगी थी। चिन्मू भी ये नजारा देख के शॉक हो जाता है कि क्या वाकई में एक ही समय पर इतनी सारी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल किया भी जा सकता है। चिन्मू कहने लगता है कि अब मैं किसी भी हाल में अपने विलेज की तरफ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके से तो ये लोग गांव वालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके ऊपर होने वाले सभी के सभी स्वॉर्ड अटैक्स को वो केवल डॉज ही कर रहा था। चिन्मू कहने लगता है कि मैं अपनी जानी पहचानी इन लोगों को एक ऐसी जगह पे ले जाने वाला हूं जहां से शायद ही इनमें से कोई भी जिंदा बच के वापस आ पाएगा। इस मोमेंट पर तभी वो वॉरियर गर्ल अपनी स्पीड को बढ़ाती है, अटैक्स को करते हुए चिन्मू को गिराते हुए उसके सीने में एक स्वॉर्ड को हिट कर ही देती है। जो चीज देख के सभी को लगा था कि शायद चिन्मू मारा गया होगा, लेकिन इस वॉर्ड अटैक होने के बाद भी चिन्मू की जान बच जाती है, जिसके तुरंत ही बाद ये लोग दोबारा से स्वॉर्ड के अटैक्स को करने लगे थे। जिनमें से एक स्वॉर्ड उसके हाथ से हिट होती है, लेकिन चिन्मू को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी बॉडी में काफी सारी जगहों पे आयरन प्लेट्स को लगा के रखा हुआ था, जिसके बारे में चिन्मू कहने लगता है कि मेरे ग्रैंडपा 2 ने मुझे पहले ही बता दिया था कि भारी आयरन प्लेट्स को बॉडी में लगाने के फायदे क्या होते हैं। कि असल में इस समय पर चिन्मू अपनी बॉडी के ऊपर करीबन 50 केजी वेट को लेकर जा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड इन लोगों के बराबर ही थी। तभी चिन्मू चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम लोग मेरे ग्रैंडपास की कुछ स्किल्स को देखना चाहोगे। जिससे कि अब ये लोग जैसे ही हमले कर रहे थे तो फिर चिन्मू अपनी बॉडी के ऊपर लगे हुए आयरन प्लेट्स को बाहर निकालने लगता है, जो कि उसके ऊपर हिट होने वाली सभी के सभी स्वॉर्ड्स को रोक लेती है। बंदों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन से तरीके का मेटल है जो कि ब्रेक नहीं होता। वो वॉरियर गर्ल अब तुरंत ही यूज करने लग जाती है अपनी स्वॉर्ड को उसे मारने के लिए, लेकिन चिन्मू अपनी बॉडी के ऊपर लगी हुई आयरन प्लेट्स का यूज कर रहा था उन हमलों को रोकने के लिए। इसके साथ साथ ये सारी की सारी आयरन प्लेट्स उसकी बॉडी से निकलते भी जा रही थे। ये सारा का सारा वेट निकलने की वजह से चिन्मू कहने लगता है कि सच में अब मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा हल्की हो चुकी है। यहाँ तक कि अब तो चिन्मू अपनी उसी एनर्जी को ही लगाते हुए काफी ऊंची ऊंची जंप्स को भी लगा सकता है। इसकी स्पीड भी मानो एकदम लाइटनिंग के जैसे हो गई थी। चिन्मू जैसे ही यहाँ पर एक पेड़ पर चढ़ रहा था, अचानक से ही वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर वॉरियर गर्ल को मौका मिल जाता है उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को हिट करने का। नीचे गिरते हुए चिन्मू तभी सोचने लग जाता है अपने ग्रैंडपा 2G के बारे में, जिन्होंने उसको अपने पैरों की असली ताकत को यूज करने के बारे में बताया था। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके ऊपर वो चल ना सके, जिसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने पैरों को तेज चलाने की जरूरत ही होती है। फिर चाहे पानी हो, हवा हो, फूलों की पंखुड़ियां ही क्यों ना हो, तुम उनके ऊपर भी चल सकते हो। जिस एबिलिटी को चिन्मू यूज करता है और वो फूलों की पंखुड़ियों पर अपना वजन डालते हुए अपने पैरों को इतना ज्यादा सुपर फास्ट तरीके से चलाता है कि मानो जैसे उसके अंदर हेवन और अर्थ की पावर आ गई हो। इसकी स्पीड को देखकर ये पांचों ही डिसाइपल्स एकदम ही शॉक हो गए थे कि अचानक से ही इस बच्चे की स्पीड एकदम लाइट के जैसे कैसी हो गई है। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी ये बच्चा उनके हाथों मरने वाला था, लेकिन अचानक से कहां पर गायब हो गया, जिससे कि ये लोग समझ जाते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कराने वाले सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन सोचने वाली बात ये होती है कि अभी
तक इस बच्चे के अंदर कल्टीवेशन भी अवेक नहीं हुआ था। फिर आखिर ये इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की पावर्स को यूज कैसे कर सकता है, इसकी वजह से इन लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था और ये लोग भागते हुए पहुंच जाते हैं एक सुनसान जगह पे कि वहीं पर ही भागते हुए पहुंच चुका था चिन्मो। लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा वीरान और खतरनाक नजर आ रही थी कि मानो जैसे यहाँ से कोई भी बच के निकल नहीं पाएगा। जिन डिसाइपल्स में से एक बंदा ये कहने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और पावरफुल मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है। साथ ही साथ में काफी सारे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स की झलक भी दिखाई जाती है। हम चिन्मो को भी देख पाते हैं जो कि पहुंच चुका होता है काफी ऊंची चट्टान पर। इन लोगों को अपने सामने एक काफी बड़ा रॉक नजर आता है। इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी साइज का पंजे का निशान बना हुआ था, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस लेवल के मॉन्स्टर्स रहते होंगे। नजारे देखकर इन सभी के सभी लोगों की सांसें अटकने लगी थी। तभी हम चिन्मो को देख पाते हैं जिसके पीछे से अचानक से ही एक स्पिरिचुअल बीस्ट की आई ओपन हो गई थी। इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।